सभी को मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र विषय की इस कक्षा के अंतर्गत अपन हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। इस सिद्धांत से संबद्ध एक कक्षा अपन इससे पूर्व कर चुके हैं। उस कक्षा में अपन ने हेक्सर-ओहलिन सिद्धांत के अंतर्गत व्यापार के स्वरूप, इस सिद्धांत से संबंधित प्रमुख मान्यताएं, इस सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार से या किस प्रक्रिया से व्यापार को संपादित किया जाता है, उसका अध्ययन किया था। साथ ही इस सिद्धांत में व्यापार के प्रमुख कारण के रूप में साधन प्रचुरता में पाए जाने वाले अंतर और साधन गहनता का अध्ययन भी इससे पहले कर चुके हैं। आज की कक्षा में इस सिद्धांत के एक महत्वपूर्ण भाग यानी हेक्सर-ओहलिन प्रमेय का अध्ययन करने वाले हैं। इस सिद्धांत को दो प्रमेयों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें पहला जो भाग है वह है हेक्सर-ओहलिन थ्योरम और जो दूसरा भाग है वह है साधन समानीकरण प्रमेय। हेक्सर-ओहलिन थ्योरम व्यापार के स्वरूप को स्पष्ट करती है, जबकि साधन समानीकरण प्रमेय व्यापार के कारण साधनों की कीमत पर जो प्रभाव देखने को मिलता है उसे स्पष्ट करती है। यानी व्यापार के बाद जो साधन उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग लिए जाते हैं, जैसे श्रम और पूंजी, इनकी कीमतों पर व्यापार का क्या प्रभाव होता है, इसे साधन समानीकरण प्रमेय स्पष्ट करती है। आज की इस कक्षा का जो विषय है वो है हेक्सर-ओहलिन प्रमेय। इस सिद्धांत में जो मान्यताएं मानी गई हैं उनके अनुसरण में कहा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका महत्वपूर्ण कारण है विभिन्न देशों के मध्य जो साधनों की संपन्नता है उसमें भिन्नता, और इस साधन संपन्नता में भिन्नता के कारण से साधनों की कीमत में जो सापेक्षिक अंतर विभिन्न देशों में देखने को मिलता है, और इस सापेक्षिक अंतर के कारण से जो कीमत अंतर उत्पन्न होता है वह व्यापार का मुख्य कारण है। इस सिद्धांत की जो पोस्टुलेट या सत्य कथन है वह है प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उस देश में अधिक मात्रा में या बहुतायता में उपलब्ध संसाधन जो कि सस्ता भी है का प्रयोग किया जाता है, तथा उस वस्तु का आयात किया जाएगा जिसके उत्पादन में उस देश में सापेक्षिक रूप से जो दुर्लभ साधन है जो कि इस कारण से महंगा भी है का प्रयोग किया जाता है। यह सिद्धांत व्यापार के बाद विभिन्न देशों के मध्य जो साधनों की कीमत में अंतर है उसके कम होने को भी स्वीकार करता है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार श्रम बहुल देश जहाँ श्रम की मात्रा सापेक्षिक रूप से पूंजी की तुलना में ज़्यादा है वह श्रम गहन वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और उस वस्तु का निर्यात करता है, और सापेक्षिक रूप से जो पूंजी गहन वस्तु है जो कि पूंजी संसाधन वहाँ पे कम है उस वस्तु का वह आयात करेगा। इस सिद्धांत में अपन ने दो देश यानी नेशन 1 और नेशन 2, दो वस्तु यानी X और Y और दो साधन यानी श्रम और पूंजी की मान्यता ली है। इन मान्यताओं के अनुरूप नेशन 1 है जहाँ सापेक्षिक रूप से श्रम की मात्रा ज़्यादा है, इससे वहाँ श्रम सस्ता है, इसलिए वह देश श्रम गहन वस्तु X का उत्पादन और निर्यात करता है। वहीं देश 2 जहाँ सापेक्षिक रूप से श्रम की तुलना में पूंजी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, वह पूंजी गहन वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और पूंजी गहन वस्तु का निर्यात करता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यापार से पहले दो देशों में जो कीमतों में अंतर देखने को मिलता है उसका कारण होता है इन देशों में साधनों की जो प्रचुरता है उसमें भिन्नता, और इसके कारण से साधनों की जो कीमत है उसमें जो सापेक्षिक अंतर होता है उसे इस सिद्धांत में माना गया है। साधनों की कीमतों में ये अंतर और परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमतों में यह जो सापेक्षिक अंतर होता है यह विभिन्न देशों में
व्यापार का जो प्रमुख कारण के रूप में माना गया है। इसी के कारण से इन देशों में वस्तु और साधनों की कीमतों में निरपेक्ष अंतर उत्पन्न होता है और वस्तुओं की कीमतों में ये निरपेक्ष अंतर ही व्यापार का तात्कालिक कारण बनता है। अब इस सिद्धांत को रेखाचित्र से अपन स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दो देश, नेशन 1, नेशन 2, दो वस्तु X और Y और दो साधन यानी श्रम और पूंजी की मान्यता को लेते हुए अपन रेखाचित्र का जो बायां भाग है उसमें व्यापार से पहले की स्थिति को स्पष्ट करेंगे। इस रेखाचित्र में Y एक्सिस पे Y वस्तु को लिया गया है और X एक्सिस पे X वस्तु को लिया गया है। इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन यानी अधिकतम कुशलतम उत्पादन को बताने वाला देश एक का जो उत्पादन संभावना वक्र है वह है PQ। यह वक्र X एक्सिस की तरफ स्क्यूड है यानी झुका हुआ है, जो ये बताता है कि X वस्तु यहाँ पर श्रम प्रधान यानी श्रम गहन वस्तु है, क्योंकि अपन ने मान्यता ली है कि देश एक में श्रम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है पूंजी की तुलना में। इसी प्रकार से नेशन 2 का जो उत्पादन संभावना वक्र है, जिसे ST से अभिव्यक्त किया गया है, यह है Y एक्सिस की तरफ स्क्यूड है यानी झुका हुआ है, जो ये बताता है कि इस देश में Y वस्तु जो कि पूंजी गहन वस्तु है का अधिक उत्पादन हो रहा है, यानी यहाँ पर पूंजी संसाधन की श्रम संसाधन की तुलना में बहुलता है। ये दोनों देश व्यापार से पहले प्रथम देश A बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। इसी प्रकार से द्वितीय देश है वो A देश बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है। यहाँ अपन ने एक मान्यता ली है कि दोनों देशों में जो टेस्ट या मांग की जो दशाएं हैं वो समान हैं और इन समान मांग दशाओं को दर्शाने वाला इनका जो समुदाय अनधिमान वक्र है वो I से दिखाया गया है। यह समुदाय अनधिमान वक्र इन दोनों देशों के जो उत्पादन संभावना वक्र हैं उनको क्रमशः A बिंदु और A देश बिंदु पर स्पर्श कर रहा है। इस बिंदु पर देश एक की जो घरेलू कीमत रेखा है जिसे PA से दिखाया गया है वो भी स्पर्श कर रही है। इसी प्रकार से देश 2 की जो घरेलू कीमत रेखा है जिसे PA देश से दिखाया गया है वह A देश बिंदु पर स्पर्श कर रही है इनके समुदाय अनधिमान वक्र को। इस प्रकार से व्यापार से पहले देश एक A बिंदु पर उपभोग और उत्पादन कर रहा है और संतुलन की स्थिति में है। इसी प्रकार से देश 2 A देश बिंदु पर उपभोग और उत्पादन करके संतुलन की स्थिति में है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि देश 1 जो है वह है श्रम बहुल देश है और देश 2 है वो पूंजी बहुल देश है। इस कारण से इस सिद्धांत के अनुसार अपन व्यापार की बाद की स्थिति को रेखाचित्र के दाएं भाग से स्पष्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश 1 जो है वह उत्पादन संभावना वक्र पर व्यापार के बाद दाईं तरफ गति करता है। ये इस कारण से क्योंकि ये श्रम बहुल देश होने के कारण से X वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और X वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में करता है। लेकिन यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि यहाँ पर यह देश पूर्ण विशिष्टीकरण को नहीं अपनाता, यानी Y वस्तु का भी कुछ मात्रा में यहाँ पर उत्पादन कर रहा है और विशिष्टीकरण करते हुए ये देश B बिंदु पर उत्पादन के संतुलन में पहुँचता है। इसी प्रकार से नेशन 2 जो है वह श्रम की तुलना में पूंजी ज़्यादा मात्रा में होने के कारण से Y वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करते हुए बाईं तरफ गति करता है
और बी बिंदु पर उत्पादन के संतुलन में पहुंचता है, जहां पर वह वाई की अधिक मात्रा का उत्पादन कर रहा है लेकिन वाई वस्तु के उत्पादन में पूर्ण विशिष्टीकरण नहीं कर रहा। इन दोनों देशों के समान मांग दशाओं को दिखाने वाला समुदाय अनधिमान वक्र, जिसे CIC2 के रूप में दिखाया गया है, वह अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत रेखा है उसे E देश बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, जहां पर दोनों देश का उपभोग संतुलन दिखाया गया है। इस स्थिति में जब दोनों देश E देश बिंदु पर उपभोग कर रहे हैं तो देश एक को लेते हैं। देश एक जहां बी बिंदु पर उत्पादन कर रहा है, ई बिंदु पर उपभोग के संतुलन में है, तो वह देश CB मात्रा में X वस्तु का देश दो को निर्यात कर रहा है और CE मात्रा में Y वस्तु का देश दो से आयात कर रहा है और ई बिंदु पर उपभोग संतुलन में है। इसी प्रकार से देश दो है वह C1 B1 मात्रा में Y वस्तु का देश एक को निर्यात कर रहा है और C1 E1 मात्रा में X वस्तु का देश एक से आयात करके E देश बिंदु पर उपभोग के संतुलन की स्थिति में है। यहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि दोनों देश व्यापार पहले स्थिति में जहाँ पर CIC1 पर संतुलन में थे, यहाँ पर व्यापार करने के बाद CIC2 पर दोनों देश उपभोग के संतुलन पे हैं, जो कि उपभोग के अधिक स्तर को बताता है। यानी यहाँ पर दोनों देशों का जो समग्र कल्याण है वह अधिक उपभोग के रूप में बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के इस सिद्धांत के अनुसार समग्र उपभोग में और उत्पादन में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख लाभ है, जो कि इन दोनों देशों को प्राप्त होता है।